बच्चों अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आपको बताते हैं, हमने जो है कल हिस्ट्री की क्लास दी थी एक इंपॉर्टेंट, उस हिस्ट्री के पूरे फैक्ट्स में कराऊंगा। ठीक है, वो हिस्ट्री की 3-4 घंटे की क्लास लेंगे एक दिन, जब छुट्टी होगी उस 3-4 घंटे में जितनी वो स्टोरी सुनाई थी उस सारी स्टोरी को हम कवर अप कर देंगे। मे बी वो सैटरडे को ले या किसी और दिन ले, वो पूरी की पूरी जो स्टोरी सुनाई है सारी कंप्लीट कर दूंगा। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण, अगर अच्छा एग्जामिनर होगा तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे किसान आंदोलन, जो आज तक जितने भी किसान आंदोलन हुए भाई हिस्ट्री में, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन व अन्य आंदोलन। देखो बच्चों, पढ़ने को तो इनको कितना ही पढ़वा लो, एक एक आंदोलन पे चाहे आप एक घंटा पढ़ लो, परंतु हमने अपने पेपर और स्पीड के हिसाब से देखना है। पेपर और स्पीड के हिसाब से देखना है कि कितना हमें कवर अप करना है, कितना हमें कवर अप नहीं करना है। तो हमें जो है अपने उस सिस्टम के हिसाब से देखेंगे कि कितना कवर करना है। जैसे मैं बात करूं, पहले 5 मिनट तक स्टोरी सुना देता हूं, फिर 5 मिनट में समझ में आ जाएंगे। जैसे किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन 2 चरण में, एक तो गांधी वगैरह जब आगे थे, जब गांधी वगैरह आगे तो अहिंसा और सत्य के साथ होंगे, और दूसरा क्या होगा, वे आगे जाके अपनी डिमांड रखेंगे, उन डिमांडों को अंग्रेज मानने लगे। उससे पहले जो आंदोलन होंगे वे होंगे लगान वृद्धि के खिलाफ, कि लगान वृद्धि ज्यादा कर देंगे भाई, कहीं पे फसल खराब होगी फिर भी इन्होंने ज्यादा लगान मांग लिया। या कहीं पर क्या होगा, जो आपके ये हैं जमींदार हैं वो उनसे तो ज्यादा टैक्स लेंगे, सरकार के पास कम टैक्स पहुंचाएंगे, तो जमींदारों के खिलाफ रोष होगा। तो इसमें 2 प्रकार की बातें आती हैं मेन। वे 2 प्रकार की बातें क्या आती हैं, सिस्टम कैसा था। जैसे मैं बात करूं स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट लैंड सेटलमेंट, जो 1793 में लॉर्ड कार्निवाल्स ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड कार्निवाल्स ने, तो उसमें तो ये था बंगाल में, उड़ीसा में। इसमें क्या था, जमींदार जो है किसानों से कर लेता था। जमींदार जितना कर लेगा उसका 1/10 हिस्सा किसको मिल जाएगा, जमींदार को। तो जमींदार जो है अगर 200 क्विंटल लेगा तो उसे 20 क्विंटल मिल जाएंगे। जमींदार 400 क्विंटल के रूप में अनाज लेगा तो उसको 40 मिल जाएंगे। तो जमींदार क्या करता था, इसमें एक फिक्स, फिर कई जगह फिक्स कर दिया था भाई, तो हमें 30 दे दे, हमें 40 दे दे। तो जमींदार ज्यादा काम करवाता था किसानों से और उनका शोषण करता था। और उनके पास मान लो 300 क्विंटल की बात कह रहा है कि 400 क्विंटल उगवाता था, 100 क्विंटल अपने पास रख लेता था और 300 में से 30 वहां से ले लेता था, तो 130 क्विंटल उसके पास हो जाता था। तो मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, अगर ये विद्रोह होंगे तो जमींदारों के खिलाफ होंगे। किसी खिलाफ होंगे, जमींदारों के खिलाफ होंगे, क्योंकि वहां पर परमानेंट लैंड सेटलमेंट प्रणाली थी, परमानेंट लैंड सेटलमेंट। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त। अब दूसरी जो प्रस्ताव थी वो थी रैयतवाड़ी, वो हेक्टर मुनरो ने स्टार्ट करी थी रैयतवाड़ी जो थी ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के आसपास थी। इसमें जमींदार मालिक नहीं होते थे जमीन के डायरेक्ट मालिक जो होते थे वे होते थे किसान। इसके अपनी प्रॉब्लम थी, इसमें किसानों के ऊपर 50% क्या लगा दिया करते, कर। अब फसल अच्छी हुई तो 50% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फसल अच्छी नहीं हुई तो 50% देंगे कहां से, कर नगद भी लिया जाता था, कर फसल के रूप में भी लिया जाता था। तो जमींदार तो जो कर लेते थे वो फसल के रूप में लेते थे, परंतु सरकार जो कर लेती थी वो नगद लेती थी। तो वहां पर क्या हुआ, एक बार मान लो फसल नहीं हुई तो वो क्या करते, साहूकारों से पैसे लेते। साहूकार जो अमीर वर्ग के वो पैसे ले लेते, उनकी जमीन गिरवी रख लेते या फिर उनके ब्याज पे ब्याज चढ़ाए जाते। तो महाराष्ट्र वगैरह में जो होंगे वो किसके खिलाफ होंगे, चाहे सरकार के खिलाफ होंगे, लगान वृद्धि कम करो, या साहूकारों के खिलाफ होंगे। किसके खिलाफ, साहूकारों के। अब मैं बात करता हूं उत्तरी भारत में क्या था, उत्तरी भारत में थी माहलवाड़ी प्रथा। कौन सी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत जेलदार बनाए जाया करते। अपने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी के पोर्शन में जेलदार बनते थे। जेलदार क्या करते थे, गांव के नंबरदारों से कर एकत्रित करते थे और सरकार को देते थे। क्योंकि यहाँ के उत्पाती किसान थे तो इनको डायरेक्ट कंट्रोल करने की बजाय जेलदारों के थ्रू करते थे। अब जेलदार जो है कुछ उस कर का भाग अपने पास रख लेता था, कुछ उसको ले लेता था। पर बात क्या खास थी जेलदारी, क्योंकि जेलदार उन्हीं में से लोकल होता था, गांव में ही रहता था, जिले के अंदर एक होता था। तो वो जेलदार जो है किसानों के साथ अच्छा समन्वय बना के रखता था। तो यहाँ पर के कृषक आंदोलन इतने ज्यादा नहीं हुए हिस्ट्री में। कृषक आंदोलन जहां पर उनका शोषण ज्यादा होगा वहां होगा। उत्तरी भारत के किसान कभी से समृद्ध थे, तो कृषक आंदोलन उत्तरी भारत में ज्यादा नहीं हुआ। उत्तरी भारत में तो अभी हो रहा है, क्योंकि समृद्ध है इसलिए हो रहा है, हम समृद्ध हैं इसलिए हो रहा है। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पर एमएसपी था इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करता हूं और सभी ने किसान आंदोलन को सपोर्ट भी करना चाहिए।
ठीक है, तो किसान आंदोलन अच्छा एग्जामिनर किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बढ़ाया। तो 3 सिस्टम हो गए। रैयतवाड़ी कहाँ पर? महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में। वहां पर जमीन का मालिक कौन? किसान। उनको बोलते थे रैयत। क्या बोलते थे? रैयत। उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, टैक्स 50% कर दिया करते, तो उनको जिस साल फसल अच्छी ना होती तो क्या करता भाई, साहूकार से पैसे मांग के देने पड़ते। दूसरा था परमानेंट लैंड सेटलमेंट कार्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंगाल और उड़ीसा में। उनमें जमीन के मालिक जमींदार होते थे। जमींदार जो किसानों का शोषण करके फसल उगाते थे, 1/10 भाग अपने पास रखते थे और किसको दे देते थे? सरकार को दे देते थे। और अपने यहाँ थी मालवाड़ी। तो यहाँ पर जो पत्ता मैंने बताया, तो इस प्रकार की और इशू क्या होंगे भाई? कहीं पर नील की खेती कराओगे, भाई नील की खेती कंपलसरी करो, नील में फायदा पड़ेगा, नील में फायदा पड़ेगा। तो ठीक है, तो कहीं पर नील की पत्ती भाई नील की खेती कराने लग जाएंगे, तो उस वजह से आंदोलन हो जाएगा। फिर जब गांधी आएगा तब अलग आंदोलन होंगे वहां पे लगान वगैरह के। तो हम अब आंदोलन करते किसानों के। सबसे पहले जो आंदोलन नील विद्रोह, तो केवल इसको सुन लेना, फिर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और की पॉइंट लिखने जरूर है, पर की पॉइंट लिखने, डिटेल नहीं लिखनी। जैसे मैंने बोला नील विद्रोह। नील विद्रोह भाई सबसे पहले आंदोलन हुआ था नील विद्रोह लगभग 1859 में। 1859 में क्या हुआ? नील विद्रोह। ठीक है भाई, 1859 में नील विद्रोह। भाई इसके नेता कौन थे? 1859 में नील विद्रोह के नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो नेता पता लग गया, दिगंबर विश्वास। क्यों हुआ वो समझ लो। ये था अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने नील नई आविष्कार हुआ था, तो उनको कंपलसरी ये बोल दिया कि नील की खेती करो। अब यहाँ के कृषक नहीं चाहते थे नील की खेती करो, तो उन्होंने बोल दिया किसी खेती करो और हमें तो कुछ परसेंटेज देंगे। तो बोले भाई परसेंटेज कितना डिसाइड करोगे? हमें तो पता नहीं। पर क्या था, सरकार ये एक संगठित आंदोलन हुआ और इस पे कुछ परसेंटेज डिसाइड करेगी कि इतना तो हमें नील की खेती में मिलेगा ही मिलेगा। परंतु स्टार्टिंग में नील की खेती करने के लिए क्या कर दिया था? उनको बाध्य कर दिया था। बाध्य नहीं करना पड़ा, उनकी मर्जी से हो गया। और मर्जी होने के बावजूद भी कितना परसेंट मिलेगा वो सरकार ने क्या कर दिया? डिसाइड कर दिया। तो नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नीलबंधु इसके बारे में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस समय के जो वो थे अपने हिस्टोरियन या समाजवादी दीनबंधु जी ने नील दर्पण नाटक लिखा था। कौन सा नाटक? नील दर्पण। दीनबंधु ने नील दर्पण नाटक लिख दिया भाई, नील दर्पण नाटक। हिंदू पैट्रियाइट उस समय एक समाचार पत्र आता था, हिंदू पैट्रियाइट उस समय एक समाचार पत्र आता था, हिंदू पैट्रियाइट। उसके संपादक हरिवंश मुखर्जी ने भी उस समय किसको दिखाया था? नील आंदोलन को, नील विद्रोह को। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। नील विद्रोह का जिक्र किसने कराया भाई? दीनबंधु का नील दर्पण नाटक और नील विद्रोह संबंध थे। कौन इसके नेता थे? क्यों ये हुआ था नील की खेती के लिए? उसके बाद है पबना विद्रोह। ये भी पश्चिम बंगाल में बच्चों, पश्चिम बंगाल और बिहार वाले इलाके में होता है। ये किसकी खेती के लिए था? जूट की खेती, जूट पटसन की खेती के लिए। जूट पटसन की खेती के लिए कौन सा विद्रोह? पबना विद्रोह भाई। ये क्यों हुआ था? उसकी लगान में वृद्धि कर दी थी। किसमें वृद्धि कर दी? तो सिंपल पॉइंट लिखो, पबना विद्रोह पश्चिम बंगाल में जूट पटसन की खेती के लिए लगान में वृद्धि करने के लिए हुआ था। डिटेल नहीं पढ़ी, चाहे एक विद्रोह पे आप आधा घंटा पढ़ लो, परंतु हमने अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना कि एग्जाम किस लेवल का पढ़ा। ठीक है, और इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके जो नेता थे वो थे ईशान चंद्र राय। कौन थे नेता पबना विद्रोह के? ईशान चंद्र राय। तो मैंने बता दिया, सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। 1859 में तो अराउंड नील विद्रोह हुआ था, लगभग 60-65 के अराउंड आपका क्या हुआ था? 60-65-70 के अराउंड बोल लो। 70 के अराउंड क्या था? पबना विद्रोह। एग्जैक्ट डेट नहीं आएगी, एग्जैक्ट डेट आप याद भी नहीं कर सकते सबके, अपना अंदाजा लगा के करना है। 1859 में नील विद्रोह, 1870 के अराउंड आपका क्या होगा बच्चों? पबना विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह। अच्छा, इसके बारे में एक और बात आती है। इस पबना विद्रोह के बारे में किसने बात की थी? इंडियन एसोसिएशन मैंने बताई थी, कांग्रेस बनने से पहले इंडियन एसोसिएशन थी, यहां पर बड़ी संस्था, वो थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे बच्चों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस विद्रोह का क्या करा था? समर्थन करा था। तो साथ के साथ हमारी पुस्तक भी हो रही है और संस्थाएं भी हो रही हैं। भाई पेपर में आ जा, नील दर्पण किसने लिखी? दीनबंधु ने। किसने लिखी नील दर्पण? दीनबंधु ने। हिंदू पैट्रियाइट के संपादक कौन थे?
हरिवंश मुखर्जी। इन दोनों ने किसका समर्थन कराया? नील विद्रोह का। अब मैं बात करूं पबना विद्रोह। पबना विद्रोह का समर्थन किसने किया? इंडियन एसोसिएशन, जो कांग्रेस बनने से पहले क्या थी, एक संस्था थी, उसके किसने? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। क्लियर टू यू बच्चों? दक्कन विद्रोह, दक्कन विद्रोह 1875 के अराउंड हुआ। दक्कन विद्रोह ये कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हुआ तो किसके खिलाफ होगा? रैयत करेंगे। वहां पर कौन सी प्रथा थी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी प्रथा थी नहीं थी, तो किसके खिलाफ करेंगे? साहूकारों के खिलाफ। किसके खिलाफ? साहूकारों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि रैयतवाड़ी में लगान ज्यादा हो जाएगा, साहूकारों से लोन लेंगे। साहूकारों से क्या लेंगे? लोन लेंगे, और लोन पूरा कंप्लीट जमा नहीं करा पाओगे। ठीक है बच्चों, तो लगान वृद्धि के लिए दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 2 बार हुए। मोपला के बारे में समझो। पहली बात है, मोपला विद्रोह केरल में होता था। 2 बार विद्रोह हुए हैं। एक बार जो विद्रोह हुआ था बच्चों, वो तो लगभग 36 से 54 के बीच में हुआ था। ये 20-22 विद्रोह हुए थे। क्या था? मोपला जो थे ये मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे? गरीब और अशिक्षित मुसलमान थे, और छोटे किसान थे। इनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, छोटे किसान थे। तो वहां के जो बड़े बड़े लंबूदरी ब्राह्मण थे, लंबूदरी ब्राह्मण कहां पर? केरल में। उनके यहां पर जमींदारी का काम करते थे मोपला विद्रोह वाले। तो वो हिंदू जमींदार इनको क्या करते थे? बुरी तरह से शोषण करते थे मोपला में। तो मोपला वालों ने, मोपला वाले अरबी और ये काजी और मौलवियों के संपर्क में थे बहुत ज्यादा। काजी और मौलवियों के संपर्क में जब बहुत ज्यादा थे ये, तो इनको, मोपला वालों को काजी मौलवियों ने कह दिया तुम लड़ो, हिंदुओं से मत डरो। अगर तुम लड़ोगे तुम सीधा ऐदिया कहलाओगे। क्या कहलाओगे? ऐदिया। डायरेक्ट कहा जाओगे स्वर्ग में, डायरेक्ट जो जन्नत नसीब होगी। तो मतलब ये आंदोलन किसानों वाला था, परंतु इसने धार्मिक रूप अपना लिया था। ऐदिया क्या कहलाओगे? कहा जाओगे डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। मोपला विद्रोह। और इनको, मोपला वालों को, मुसलमानों को क्या कहते थे? थंगल जाति है। पेपर में आ जाए थंगल जाति है मुसलमान। वैसे ही पूछ सकता है थंगल जाति कहां पर है भाई? केरल में है। किन की जाति है? मुसलमानों की। ठीक है बच्चों, थंगल जाति कहां पर है? केरल में। किन की है? मुसलमानों की। फिर क्या बात है इस मोपला के बारे में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो उस टाइम पर हो गया थंगल कहलाओगे, ऐदिया थंगल जाति के लोग कहलाते थे। और कहां चले जाएंगे भाई? सीधे सीधे ऐदिया, डायरेक्ट जन्नत नसीब होगी मरोगे तो हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये शस्त्र विद्रोह भी हो गया था मोपला वाला। प्रॉब्लम कब आई? 1920 के बाद। जब 1920 में देश में ऐसे योग आंदोलन चल रहा था, उस समय 1921 में सेकंड मोपला विद्रोह हुआ। और ये जो मोपला के किसान थे, इन्होंने देश में भाई, क्योंकि हिंदू जमींदार किनके साथ होंगे? अंग्रेजों के साथ। तो इनने ऐसे योग आंदोलन का समर्थन किया, और एकदम से ऐसे योग आंदोलन जब छोड़ दिया तो ये मुसलमान और छिड़ गए और हिंदुओं के साथ काफी लड़ाई होने लगी। तो जो उस समय के ऐसे योग आंदोलन के नेता थे और खिलाफत आंदोलन के थे, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कलाम, अब्दुल आजाद बोल रहा हूं, ठीक है, और भाई आपके क्या नाम है? महात्मा गांधी। इन सभी ने किसका सपोर्ट करा था? मोपला विद्रोह का। 2 तरह क्वेश्चन बोल सकते हो। ऐसे योग आंदोलन के जो नेता थे उनने भी किसका सपोर्ट करा था? मोपला का। तो बाद में इनके सहयोग से वहां पर इनको जो इनका शोषण होना कम हो गया, और इनको जमीनें भी अलॉट हुई, और इनके ऊपर टैक्स भी क्या लगाए गए? कम लगाए गए। तो मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट। 2 तरीके क्वेश्चन आओगे। मोपला विद्रोह कहां पर था? क्योंकि पर्टिकुलर नेता ना था, मौलवी काजी के इफेक्ट में थे। ऐसे योग आंदोलन में किस विद्रोह ने सपोर्ट किया? मोपला ने। और ऐसे योग आंदोलन के नेताओं ने किनको सपोर्ट करा? मोपला को। क्लियर भाई? एक और आंदोलन था फड़के आंदोलन। फड़के आंदोलन, ये फड़के आंदोलन भी महाराष्ट्र में था। इसके जो लीडर थे वासुदेव बलवंत फड़के थे। वासुदेव बलवंत फड़के क्या थे भाई? ये एक धार्मिक गुरु थे। इस धार्मिक गुरु ने किसानों का एक संगठन बनाया। क्या बनाया? किसानों का एक संगठन बनाया। डकैत, लूट मार सब कुछ करने लगे, ताकि किसानों का घर परिवार चल सके। क्योंकि साहूकारों से जमीन, साहूकार इनको बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, तो किसानों को उग्र रूप धारण करवा दिया था वासुदेव बलवंत फड़के ने, किसान नेता ने।
ठीक है। तो फिर ये क्या था भाई, बाद में इसको जेल भी होगी थी, रंगून वंगून भी भेज दिया था किसको, वासुदेव बलवंत फड़के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वासुदेव बलवंत फड़के क्या है भाई, किसान नेता हुए हैं, कहाँ के हुए हैं, महाराष्ट्र के हुए। ठीक है, ये आंदोलन थे गांधी आने से पहले। अब आंदोलनों की बात करें जो गांधी आने के बाद होंगे, तो केवल नाम याद रखना है उनका, वो कहाँ से हुए वो याद रखना है। एक बार आप इसमें वीडियो में सुन लोगे, एक बार जब आपके पीडीएफ मिलेगी उसमें देख लोगे, उससे तुम्हारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बच्चों, सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगली मैं बात करूं बच्चों चंपारण विद्रोह। चंपारण विद्रोह देखो पीडीएफ में इस तरह ना मिले, पूरी की पूरी लाइन मिलेंगी, पीडीएफ में कीवर्ड्स मिलेंगे खाली। अगर मैं पूरी पूरी लाइन लिखवाने बैठूंगा टाइपिस्ट को तो पूरा दिन लग जाएगा, केवल कीवर्ड मिलेंगे। पीडीएफ उसी को समझ में आएगी जिन्होंने लेक्चर लगाया है, जिन्होंने लेक्चर नहीं लगाया उसको पीडीएफ समझ में नहीं आएगी। बात समझ में आई नहीं आई तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दो कि इसमें केवल कीवर्ड लिखे। कीवर्ड कैसे लिखेंगे, नील विद्रोह, भाई नेता कौन, विशंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, भाई किसमें जिक्र, भाई दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में जिक्र। ठीक है, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने जिक्र किया। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। नील रासायनिक रंगों के लिए खेती होती थी। अब आएगा चंपारण विद्रोह 1917 में, गांधी जी का देश में पहला प्रयास, गांधी जी का पहला प्रयास, गांधी जी का पहला किसान सत्याग्रह। देखो जो नील की खेती करी थी 1859 में, नील की खेती करी थी ना, वो 1859 में नील की खेती, बाद में इसको क्या करने लगे भाई, तिनकटिया पत्ती, तिनकटिया पत्ती भाई, 3/20 भाग भाई, ये कहने लगे कि तिनकटिया पत्ती काफी ले। तो जो नील की खेती की बात हुई थी भाई, जो नील की खेती कंपलसरी करा दी थी ना, तो वो तिनकटिया पत्ती थी कि हर जमींदार को, हर किसान को 3/20 भाग में क्या करनी थी, नील की खेती करनी थी। अंग्रेज जबरदस्त थे, जब उन्हें नील चाहिए था तो जबरदस्त नील उगवाया। तब तक कौन सा आंदोलन हो गया, नील विद्रोह हो गया। कौन सा आंदोलन हो गया, नील विद्रोह। अब क्या हो गया, यूरोप में रासायनिक रंगों की खोज होगी, रासायनिक रंगों की खोज होगी, तो उन्हें अब नील नहीं चाहिए, उन्हें नील नहीं चाहिए, तो यह कंपलसरी बना रखी 3/20 भाग में नील की खेती होगी। तो वहां के किसान जो इतने सालों से नील उगा रहे थे, अब उसमें वो जूट पटसन कैसे उगावे भाई, इतने साल से नील उग रहा था, तो धरती तो उससे क्या अडोप्ट होगी, तो और कुछ पैदा नहीं होगा। तो वहां के किसानों ने कहा सर हमें मुआवजा दो, चाहे तो नील उगवाओ। अब नील नहीं उगवाते तो क्या करो, मुआवजा दो। अब ना उगवाते, हम क्यों नहीं उगाते भाई, हमारी तो धरती खराब होगी, पहले तुमने कराया था ना। तो इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। इसके खिलाफ बोलने के लिए भाई रामचंद्र शुक्ल, ये चंपारण बिहार में बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी स्थानीय नेता थे, ये भी आता क्वेश्चन। तो रामचंद्र शुक्ल जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने भाई गांधी जी से बात करी कि आप इसको, लखनऊ में गए थे उनसे बात करने के लिए, आप क्या कर लो, इस आंदोलन को संभाल लो। गांधी जी ने कहा भाई ठीक है मैं इस आंदोलन संभालता हूं, पर आंदोलन अहिंसक नहीं होगा, सत्य हिंसा के साथ बात होगी। तो गांधी जी बताया था मैंने, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलते थे। तो गांधी जी ने रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उनको उचित मुआवजा दिलवा दिया, और जहां पर खेती करवाई वहां पर खेती में उचित पैसा दिलवा दिया। चंपारण सत्याग्रह। इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा की उपाधि दी है गांधी जी को, इसी आंदोलन के दौरान दी थी, इसी आंदोलन के दौरान दी थी भाई। ठीक है, जुथडिन ब्राउन एक राइटर भी है, जुथडिन ब्राउन, जुथडिन ब्राउन, उन्होंने इसी आंदोलन के बाद कहा था गांधी जी राइज टू पावर, राइज टू पावर। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी का क्या, मैंने बताया था ना कल, गांधी की स्टोरी में बताया था कि गांधी जी के साथ किसान कैसे हो गए, गांधी जी के साथ किसान इसलिए हो गए, किसानों की पहली लड़ाई लड़ी, पहली एक करा दी, पास करा दी। अगला भाई, अगली हम बात करते हैं गांधी जी की सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा आपका इंपॉर्टेंट भाई, सेकंड पॉइंट है, अपने कीवर्ड्स लिखते रहो साथ में बस, और उस पीडीएफ में भी कीवर्ड्स ही मिलेंगे। कई कहा सर्दी में बैठकर राम तनु बाबूजी बन के बस वीडियो सुनता हो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिखते रहा करो। अगली बात करता हूं मैं, दूसरी बात बच्चों इंपॉर्टेंट, खेड़ा सत्याग्रह।
तो खेड़ा सत्याग्रह, वैसे तो पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ, इसको वास्तविक सत्याग्रह भी बोलते हैं। गांधी जी का वास्तविक किसान सत्याग्रह बोले, वास्तविक वर्ड आ जाए तो आंसर क्या लगाओगे? खेड़ा। खेड़ा कहां पर बच्चों? गुजरात में। यहां पर लगान वृद्धि के लिए हुआ। भाई फसल खराब होगी, फसल खराब होगी तो किसान ज्यादा लगान मांग रहे थे, उन्होंने कहा भाई लगान कम दो, लगान तो कम दो हमें साथ में के दो, मुआवजा भी दो। इसके लिए क्या होगी थी भाई? खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुई थी। गुजरात में जो खेड़ा सत्याग्रह हुई, इसके जो स्थानीय नेता थे वो थे मोहनलाल पांड्या। उसमें स्थानीय नेता कौन था भाई? रामचंद्र शुक्ल। किसमें रामचंद्र शुक्ल था? चंपारण में। किसमें? चंपारण में। इसमें कौन है? मोहनलाल पांड्या। ठीक है भाई, किसानों की उचित मांगे मानी गई, उस साल का जो लगान है वो माफ किया गया, और भाई आगे से भी फसल खराब के समय मुआवजा देने का प्रावधान आने लगा। ठीक है, तो ये कौन सा किसान वास्तविक सत्याग्रह गांधी जी का बोलो तो खेड़ा सत्याग्रह। अगली बात करो भाई, वारडोली सत्याग्रह। वारडोली सत्याग्रह ये भी कहां पर है? गुजरात में भाई। वारडोली, वारडोली सत्याग्रह गुजरात 1928। यहां पर क्या था? यहां पर एक अलग ही सिस्टम था। यहां पर जो किसान जो थे वो किसान नहीं थे, वो जनजातीय, मतलब जो वनों में रहते थे वे थे, वनों में रहने वाले किसान थे। उनको कपिल राज की उपाधि दी जाती थी, कपिल राज। और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। उस पद्धति को बोलते थे आली पद्धति। तो दो पद्धति आली भाई, एक तो आई थी 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति के थी 3/20 भाग में क्या होगा? 3/20 भाग में क्या लिया जाएगा भाई? नील की खेती करनी थी कंपलसरी, वो तो चंपारण विद्रोह में थे। या आली पत्ती कड़े थी, या आली पत्ती थी बच्चों गुजरात में। उनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे, उनसे काम लेते थे। तो उनसे काम लेते थे, तो इस पत्ती के खिलाफ गांधी जी ने क्या कराया था? अपोज कराया था। और गांधी जी ने यहां पर जो लीडर बना के भेजा था वो बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से बड़ी अच्छी तरह इस काम को किया, और इस पत्ती को क्या कराया? समाप्त कराया। और उनको क्या दिया भाई? उचित के मुआवजा देने लगे। और पुश्तैनी किसान बंधुआ मजदूरी से इनको क्या करवा दी? बंधुआ मजदूरी से इनको छुटकारा दिलवा दिया। ठीक है, तो इसी यहां पर इसके आंदोलन के कुशल नेतृत्व से देखकर वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं के कहने पर, किसके कहने पर? महिलाओं के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई? सरदार की। तो वारडोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। और किसके कहने पर दी? महिलाओं के कहने पर दी। ठीक है, अब 1940 के अराउंड हुआ तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन, तेभागा आंदोलन भाई ये भी आंध्र प्रदेश वगैरह की साइड में हुआ था। इसमें क्या था? किसानों ने यह कह दिया हमें तो उपज का 1/3 भाग दो। फसल तुम कराओ पर 1/3 भाग कौन लेगा उपज का? किसान लेंगे। तो 1/1 भाग मांगने का आंदोलन, उपज का हिस्सा मांगने का किसने करा? किसान ने। भाई जमीन किसी की भी हो, अगर मैं उगा रहा हूं तो मन ने तो दो ही दो, मैं उगा रहा हूं मन तो दे दो। ठीक है, तेभागा आंदोलन। लास्ट में हुआ था बच्चों तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51। तो स्वतंत्रता के दौरान कौन सा आंदोलन किसानों का चला? तेलंगाना आंदोलन। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आज तो क्या बन गया? तेलंगाना अलग बन चुका है बच्चों। अच्छा, तेभागा आंदोलन के वो थे नेता कंपाराम, कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह तेभागा आंदोलन के, तेभागा आंदोलन कंपाराम व भवन सिंह। और तेलंगाना आंदोलन वैसे लास्ट में तेभागा के लिख लिए भाई। ये मैंने बताया कुछ आंदोलन। इसके अलावा कुछ सभाएं बताता हूं जो कृषि से रिलेटेड सभा हुई है। सबसे पहले कृषि से रिलेटेड सभा हुई है अवध किसान सभा। ये पार्टी में ये बोलो चो भाई ये जो आज के टाइम पे आयोग बने कुछ भी बने, ये पहले किससे बने थे? कृषि से रिगार्डिंग अवध किसान सभा। ये 1918 में बनी थी बाबा रामचंद्र द्वारा, यूपी में बाबा रामचंद्र द्वारा। और इसके अन्य सदस्य थे गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय,
मदन मोहन मालवीय। तो सबसे पहले किसानों के लिए की बनी अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र द्वारा 1918 में। गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है भाई, इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो यहां पर प्रतापगढ़, उसमें प्रतापगढ़ यूपी में बड़ा आंदोलन चलाया था उससे रिगार्डिंग, जब ये अवध किसान सभा चली थी। इसी आंदोलन के दौरान एक का आंदोलन और चला था, किसानों का एक का आंदोलन। ये हर जगह फैला था, लगभग उत्तरी भारत में हर जगह फैला था। इस एक का आंदोलन का जो ये 1920 के अराउंड था, 1920 के अराउंड। ठीक है, एक का आंदोलन में क्या था, इसका नेता था मदारी पासी। मदारी पासी, एक का आंदोलन, मदारी पासी, एक का आंदोलन। इन्हें कहा था कि गांधी जी ने कह दिया, गांधी जी भी ये बंदर हैं भाई, ये सारे के ये अंग्रेज, और गांधी जी डंडी लेके उनके पीछे लग रहे, तो हम सारे भी इकट्ठे हो जावा और इन अंग्रेजों को यहां से बाहर खदेड़ दे। एक का आंदोलन। ठीक है, क्लियर भाई। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे मेन जो बनी है अपनी किसानों की, वो बनी है बच्चों लखनऊ में बनी थी अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ बनी है, लखनऊ में। 11 अप्रैल 1936, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा, 11 अप्रैल 1936 अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को कहाँ बनी भाई, लखनऊ में बनी। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी थे एनसी रंगा, सेक्रेटरी थे एनसी रंगा। तो प्रॉपर वे में किसानों की सभा जो हुई अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 लखनऊ। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या पढ़ा दिया, किसान आंदोलन। क्लियर हो गया भाई किसान आंदोलन। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ जन आंदोलन। अब जन आंदोलन की 2 मिनट स्टोरी सुनाता हूं, फिर जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलनों की बात करो, जन आंदोलन के होंगे भाई जन के, आम जन के। आम जन में जो कर भाई फकीर आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, वे फकीर होंगे, वे फकीर करेंगे भाई। फकीर क्या होंगे, जैसे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वो राम सिंह जी संत जी थे, उन्होंने क्या करा, वो फकीर थे, उन्होंने इतने आहत हो चुके थे किससे, किसान आंदोलन से, कि सरकार मान नहीं रही, उन्होंने गोली मार कर क्या कर ली, आत्मदाह कर ली, तो शहीद हुए हैं क्योंकि उनकी मन की पीड़ा बाहर आई है। और वो एक इस आंदोलन को बहुत बड़ी मूवमेंट देगा, पीक देगा, क्योंकि बंदे आज्ञा क्या दे रहे हैं, अपना बलिदान दे रहे हैं। इसी प्रकार अपने यहाँ के जो पहले साधु सन्यासी थे, उन्होंने भी क्या करें भाई, आंदोलन करें। ठीक है, अब कुछ ने आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ करे हैं, कुछ ने आंदोलन किसानों का साथ देने के लिए करे, अलग करे। उनमें फकीर आंदोलन, सन्यासी आंदोलन बहुत फेमस है, और सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन था, पहले वो मुस्लिम सुधार के लिए था, फिर उसने राजनीतिक रूप ले लिया था। उसने कह दिया कि जैसे पुरानी मुस्लिम सत्ता थी वो सत्ता लेके आएंगे। जो कि पंजाब में सिख आंदोलन होगा नामधारियों का, वो पहले तो होगा सिख समाज में जो बुराइयां फैली उनके खिलाफ होगा, परंतु जब आंदोलन संगठित होता दिखेगा तो सिख साम्राज्य की सोचने लग जाएंगे, पूरा भारतीय क्या बना दें हम, सिख साम्राज्य बना दें। तो वो मैंने बताया था, कुक्का आंदोलन पहले पढ़ा चुके, राम सिंह कुक्का जो अपने नामधारी पंथ थे, मैंने हरियाणा पढ़ाए थे, उसी से रिलेटेड था राम सिंह कुक्का। तो इस प्रकार अलग अलग आंदोलन होंगे, हमने केवल उनका स्वरूप जानना है, किस प्रकार से हुए थे, और क्या जानना है केवल उनके नेता कौन थे, कब से हुए थे। सबसे पहले बच्चों फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह 1775 से 76 में, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में मैंने अपने सारे आंदोलन पढ़ाए थे। फकीर विद्रोह, ठीक। अच्छा एक बात और, एक कृषक प्रजा पार्टी और थी, पेपर में आ जाए ना भाई, आजादी से पहले कोई कृषकों की पार्टी थी, नाम था उसका कृषक प्रजा पार्टी, पर लेना देना कुछ ना था। उसमें अब्दुल रहीम था उसका, अब्दुल रहीम, ठीक है, उसका संस्थापकों में, और अकरम खान, अब्दुल रहीम और अकरम खान, ये वैसे थी पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी। तो फकीर विद्रोह में आ जाओ भाई। इसके नेता थे मंजूमन शाह, और भाई हिंदू जो थे, हिंदुओं में भवानी पाठक और देवी चौधराइन,
भवानी पाठक व देवी चौधराइन ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। क्या था, ये फकीर थे। इन फकीरों ने भाई ये जो अत्याचार हो रहे थे अंग्रेजों के, उनके खिलाफ क्या उठा लिए, हथियार उठा लिए थे, लोगों में जन जागृति देने लगे थे। तो सबसे पहली मूवमेंट थी कि आम जन भी क्या करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा जाता, फकीर विद्रोह। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई। फिर अन्य आंदोलन इन्हीं से करके तो मुसलमान थे, अपने यहाँ के जो नागा हिंदू थे, ये भी पश्चिम बंगाल बिहार के जो नागा हिंदू थे, उन्होंने भी हथियार उठा लिए भाई। पश्चिम बंगाल के और बिहार के नागा हिंदू जो सन्यासी बनते थे, उन्होंने भी क्या उठा लिया भाई, हथियार उठा लिया। और ये लगभग इसी के साथ हुआ था, 70-80 के दौरान ही हुआ था। दोनों आंदोलन इकट्ठे हुए थे। तो मुसलमानों के तो फकीर विद्रोह और यहाँ के कौन से बच्चों, सन्यासी विद्रोह, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या उठा लिए थे, हथियार उठवा लिए थे। ये सन्यासी आंदोलन बड़ा उग्र हो गया था, क्योंकि नागा ना, हिंदू नागा, इसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में, जिसमें क्या ले रखा है, अपना राष्ट्रीय गीत ले रखा है। क्या ले रखा है अपना, कौन सा राष्ट्रीय गीत अपना, वंदे मातरम। कौन सा राष्ट्रीय गान, कौन सा अपना, जनगण मन, ये राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किससे ले रखा है, आनंद मठ पुस्तक से। कौन सी पुस्तक से, आनंद मठ। लिखी किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ पुस्तक में जिसमें अपना राष्ट्रीय गीत लिया गया वंदे मातरम, उसने भी सन्यासी विद्रोह का क्या कर रखा है, जिक्र कर रखा है। क्लियर भाई। फिर एक हुआ था पागलपंथी विद्रोह। ये जो उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है, मणिपुर, मेघालय, इन वाले एरियो में, वहां के टिप्पू थे एक बंदे, टिप्पू नायक, जनजातीय थे वहां के, टिप्पू नायक थे। उन्होंने करा था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, टिप्पू नायक, पागलपंथी विद्रोह, टिप्पू नायक। ये 1813 के अराउंड हुआ था। तो बस सीक्वेंस का ध्यान रखो, फकीर भी तो 70-80 के दौरान, उसी दौरान ये सन्यासी, फिर उसी के थोड़े साल पीछे क्या हो गया, पागलपंथी। ठीक है। फिर आ गया इंपॉर्टेंट आंदोलन वहाबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांस कई बार आ चुकी है। पहली बात तो ये आंदोलन को थोड़े साल ना चला, 1820 से लेकर 1870 में। कहने का मतलब जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय भी आंदोलन था। और कहते हैं ये आंदोलन ना 1857 की क्रांति से भी ज्यादा संगठित था। संगठित कोई चीज जब होगी जब उसमें रिलीजन की एंट्री हो जाएगी। किसकी एंट्री हो जाएगी, रिलीजन की। जैसे ये किस तरह से था भाई, यहां पर इसके संस्थापक थे अब्दुल वहाब। तब इसका आंदोलन का नाम क्या पड़ा, वहाबी आंदोलन। क्या नाम पड़ा इसका, क्योंकि संस्थापक था अब्दुल वहाब। इंडिया में जो प्रसार ज्यादा कराया वो कराया सैयद अहमद राय बरेलवी ने। सैयद अहमद राय बरेलवी, ये फैल के आया था तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इनसे आया था। इसका मुख्यालय पेशावर पाकिस्तान में था, परंतु फिर ये सैयद अहमद राय बरेलवी के इसमें यहां पर पटना इसका मुख्यालय बन गया था। तो पहले तो कहां से चला था, पेशावर से चला था, बाद में इसका मुख्यालय क्या बन गया था, पटना। इतना संगठित था, कहते हैं ये आंदोलन इतना संगठित था कि अंग्रेजों को इस मजबूर कर दिया था 1857 की क्रांति से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने के लिए। स्टार्टिंग में ये मुस्लिम में सुधारों के लिए था, परंतु बाद में इसमें जन चेतना पैदा कर दी। कह दिया मुस्लिमों का पुराना युग लेकर आएंगे, जिहाद का नारा भी दिया गया कि ये काफिर है, ये अंग्रेज इनको मार गिराओ। तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। अच्छा फंड आने लगा था कि उस समय मुस्लिम रियासतें ज्यादा होती थी, वो सैनिक आने लगे थे, तो इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो गया था। कौन सी आंदोलन को, वहाबी आंदोलन को। कई बार आपने प्रश्न भी देखा होगा वहाबी आंदोलन से रिगार्डिंग। तो पहले धार्मिक से कौन सा स्वरूप बन गया इसका, राजनीतिक। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार का आंदोलन एक और था, कुक्का आंदोलन। ये तो वहाबी आंदोलन तो मुस्लिमों में धर्म सुधार के लिए था, फिर इसने कौन सा रूप ले लिया था, राजनीतिक रूप ले लिया था। इसी प्रकार का आंदोलन कौन सा था आपका, सेम प्रकार का आंदोलन था आपका कुक्का।
कुक्का आंदोलन में भी क्या बात हुई, ये भी स्टार्टिंग में पंजाब से स्टार्ट हुआ था। पंजाब से स्टार्ट किस लिए होगा, पंजाब में पहले स्टार्ट होगा भाई ताकि उनके अंदर जो प्रॉब्लम है, सिखों के समाज के अंदर जो बुराई थी उन बुराइयों को दूर हटे। पर सिख समाज जब इकट्ठा होता चला जाएगा तो ये भी क्या रूप ले लेंगे, राजनीतिक रूप ले लेंगे। इसका संस्थापक था भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल इसके संस्थापकों में से थे इस आंदोलन के। परंतु जो फेमस हुआ था आंदोलन, ये हुआ था राम सिंह कुक्का के समय। राम सिंह कुक्का के समय 1870 ईस्वी के अराउंड राम सिंह कुक्का। राम सिंह कुक्का ये नामधारी पंथ से थे, नामधारी पंथ। फिर ये आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। ये राम सिंह कुक्का को भाई जेल वेल भेजने की भी वाह भी करनी पड़ी, रंगून निर्वासित कर दिया था। कहां पर निर्वासित कर दिया था, रंगून। रंगून भेजते थे पहले, मैंने बताया था ना कल उसका, लाला लाजपत राय को मांडले बर्मा की जेल में भेजा था लाला लाजपत राय को। इस प्रकार इनको कहां भेज दिया था, वहां पर। ठीक है भाई। फिर आ जाओ एक और, रामोसी विद्रोह। ये कहां पर हुआ भाई, महाराष्ट्र में। ये इसके नायक थे उमाजी। ये क्या थे, जब सत्ताएं खत्म कर दी थी, राजा महाराजा खत्म कर दिए थे, तो राजा महाराजा के दरबार में जो मंत्री काम कराया करते, जो सैनिक अध्यक्ष थे या कोई भी जो काम कराया करता भाई, कोई उसका फाइनेंस का काम संभाला करता, कोई घुड़सवारी काम संभाला करते, वे सारे विहीन हो गए कार्यों से। तो उन सभी ने संगठित होकर क्या बना ली थी, सेनाएं, और अन्य अन्य स्थानीय विद्रोह करे थे। उन स्थानीय विद्रोह में एक तो कौन सा था, रामोसी। कहां पर ये रामोसी, महाराष्ट्र में। कौन नायक, उमाजी। एक कराया था बेलपुंटी। बेलपुंटी कहां कराया था, बेलपुंटी कराया था तरवणकोर कहां पर है, केरल में। ये बेलपुंटी क्या थे, दीवान थे। किसके दीवान थे, राजा की रियासत तो कब्जा लिया अंग्रेजा ने। क्या कराया था, राजा की रियासत कब्जा लिया करते, राजा को पेंशन दे दिया करते। क्या दे दिया राजा को, तो राजा तो पेंशन लेकर अपनी जिंदगी आराम से जीवेगा शाही, उसने कुछ नहीं। पर राजा के दौरे जो और अध्यक्ष हुआ करते, वे कहा जाएंगे, उनकी नौकरी छीन ली, क्योंकि उनकी जगह अपने अफसर लगा दिया करते अंग्रेज। तो वे जो स्थानीय, जो रामोसी में बताया मैंने, महाराष्ट्र में जो स्थानीय जो बंदे थे, जो राजकीय कार्य में काम कराया करते, मंत्री उन्होंने इकट्ठे होकर विद्रोह कराया। उनका नेतृत्व बना उमाजी महाराष्ट्र में। इसी प्रकार बेलपुंटी दीवान था, वो दीवान के पद से हटा दिया था। तो दीवान और उसके सैनिकों ने क्या कराया, विद्रोह कराया। फिर वे इकट्ठे हो जाया करते, उनके ऊपर अटैक कराया करते। ठीक है, बेलपुंटी विद्रोह, ये आप आराम तो लगा लो 1900 के अराउंड बस। ठीक है, एग्जैक्ट डेट इनकी आने की बिल्कुल चांस कम है। ठीक है, क्लियर भाई। जो मैं ये बता रहा हूं कि केवल नामांगीर कहां से विद्रोह था, डेट उसकी आओगी बच्चों ज्यादातर कि जो आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस हुआ हो, जो वहाबी आंदोलन या पहला हो, सन्यासी आंदोलन, ऐसे डेट हमारे पास काफी ज्यादा हो जाएंगी। अनु आओगे तो आप कर भी नहीं सकते, आप अंदाजा लगा कर सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, अगली हम बात करते हैं भाई, तो किटूर चिनेमा। ये वो भी आज तक क्वेश्चन कि किटूर है कहां पर है, ये चीजें। किटूर चिनेमा ये कर्नाटक में भाई। किटूर चिनेमा विद्रोह कहां पर, कर्नाटक में। ये डायरेक्ट वैसे भी क्वेश्चन जाते, बेलपुंटी, किटूर चिनेमा। ठीक है, किटूर चिनेमा कर्नाटक में। ठीक है, ये हमारे क्या होगी भाई, अन्य जन आंदोलन। ठीक है, अब मेरे बच गए जनजातीय आंदोलन, जो ट्राइब्स करेंगे। तो वही 2 मिनट पहले उनके बारे में बताएंगे, ट्राइब्स क्या होती थी, किस प्रकार ये कार्य करते थे, किस प्रकार इनमें प्रॉब्लम आओगी। भाई ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्सों में अलग अलग सिस्टम होंगे भाई। ट्राइबों में क्या प्रॉब्लम पड़ेगी, ट्राइब अपने वहां पर जब महाभारत काल में भी कहें तो जब भी ट्राइब्स थी, जो ये अपने बाद में ये बने थे, क्या नाम है, गण बने थे, सारी ट्राइबें थे। ट्राइबों में कोई राजा रुजा होता नहीं था, वो क्या होते थे, चुनाव होता, अपने में से किसी को चुनते थे, तो अपनी आइसोलेशन की जिंदगी जीते थे। पर अंग्रेज तो क्या थे, व्यापारी थे। अंग्रेजा ने तो क्या चाहिए था, पैसा चाहिए। अंग्रेजा ने पता लगा यार ये जंगल पड़ा है खाली, जंगल में चंदन की लकड़ी भी है, जंगल में और सारी औषधि भी है, जंगल को कब्जाओ। परंतु जो पहले जो आया करते उन्हें कोई मतलब नहीं आया करता, उनमें तो ट्राइबा का एक सरदार आ जाया करता, सामान दे दिया करता राजा तय, और राजा से खाने पीने की वस्तु ले जाया करता, और वो आराम से रहा करते, कबीले होया करते। तो अंग्रेजों ने तो 1927 में फॉरेस्ट लॉ लगाया था। फॉरेस्ट लॉ लगाने के बाद क्या होंगे, और ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे। उससे पहले क्या करा करते, अंग्रेज सामान ले लिया करते। तो अंग्रेज सामान लेने से पहले क्या करते, अपने पिट्ठुओं को भेज दिया करते।
कहीं पर सिख जमींदारों को भेज देते, कहाँ सिख से और कहाँ पे सरदार पता है, सरदार जी कहीं जगह जगह मिल जाते हैं, तो वहाँ पर उन सिख जमींदारों को भेज देते थे, परली तरफ के उत्तरी भारतीय जमींदारों को भेज देते थे। तो वहाँ वो जो लोकल्स होते थे उनके साथ उनकी क्या होती थी, भिड़ंत होती थी। चाहे तो मजदूरी करा कर उनका शोषण करते, उनके पास हथियार वथियार सब कुछ होते, और ये क्या होते ट्राइब्स कुछ नहीं होते, परंतु इनके पास एक आधा बता देना बिरसा मुंडा जैसा, वो क्या कहता, लड़ जाओ, लड़ने के बाद तुम कट जाओगे, सीधा स्वर्ग में जाओगे। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट हुआ था, किसी ने भी लड़ाना हुआ था, तुम हिंदू क्या कहते तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा, मुसलमान क्या कहते तुम्हें जन्नत नसीब होगी। तो इनको 3 फॉर्मेट में करते हैं। कुंवर सिंह जी ने 3 चरण कहे हैं। एक चरण का है 1867-70 के अराउंड का, भाई मतलब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान का। एक ईस्ट इंडिया कंपनी से आकर गांधी आने तक पहले का 1920 में, तीसरा चरण गांधी आने के बाद का 1920 में। क्योंकि जो पहले चरण में तो भाई नॉर्मल आंदोलन होंगे, भाई कभी कोई और ट्राइब्स खड़ा हो जाएगा और इकट्ठे करके लड़ाई कर देंगे। दूसरे चरण में बिरसा मुंडा बहुत फेमस होगा। कौन सा? बिरसा मुंडा, क्योंकि प्रतिमा भी बन रही है उसके ऊपर पूरे वो भी होते हैं। मुंडा जो इस प्रकार भील है ना राजस्थान में, और मीणा है, इस प्रकार मुंडा क्या है भाई झारखंड वगैरह में बहुत फेमस है। तृतीय चरण में क्या होगा, गांधी वगैरह आ जाएंगे, लोकल जो लीडर होंगे वे उनको समझाने लग जाएंगे, अल्लू सीताराम, राजू वर्गे। नागा आंदोलन होगा आपका मणिपुर वगैरह में, नागालैंड में, वो बहुत फेमस होगा। तो करो भाई। पर प्रथम चरण पहले, प्रथम चरण 1795 से 1860, ये कुंवर सिंह ने बांटे हैं। कुंवर सिंह ने जनजातीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा, 1795 से 1860। तो मैंने बोला था ना कि भाई 1857 की क्रांति होने से पहले, क्योंकि इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कंपनी के लिए लड़ाई होंगी। फिर 1857 के बाद तो क्या आ जाएगा, ब्रिटिश डायरेक्ट राज करेगा। क्या? कुंवर सिंह एक हिस्टोरियन है, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह, ये राजमहल की पहाड़ियों में होगा, झारखंड के आसपास भाई। राजमहल की पहाड़ियों में कहां पर होगा? झारखंड के आसपास। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दामनी कोल की संज्ञा दी थी। दामनी कोल की लड़ाई लड़ी थी, और इनको दबाने के लिए भाई बहुत में मेहनत करनी पड़ी। दामनी कोल, ठीक है। 1857-56 के राउंड हुआ था बच्चे, 1857-56 के राउंड पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह, वैसे पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ी में इतना क्वेश्चन आता है, यानी आता पहाड़िया विद्रोह कौन सा विद्रोह था? जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह था जनजातीय। एक इंपॉर्टेंट था खोंड जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है भारत में अभी। खोंड जनजाति तमिलनाडु में भी पाई जाती है, खोंड जनजाति झारखंड में भी पाई जाएगी। तो खोंड जनजाति बहुत फेमस थी। तो खोंड जनजातियों के अधिकारों की अवहेलना करी थी किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो पूरी खोंड जनजाति इकट्ठी हो गई थी। खोंड जनजाति का जो आंदोलनकारी था वो था चक्कर बेसाई। इसका लीडर भी पूछ लेता है, चक्कर बेसाई। खोंड जनजाति का चक्कर बेसाई भाई, तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था। तमिलनाडु से चक्कर बेसाई, खोंड जनजाति, ठीक है। खाली नू पूछता है विद्रोह कौन से हैं, अगर कोई लीडर फेमस है तो लीडर का नाम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट आता है संथाल विद्रोह। संथाली जनजाति है ना, संथाली भाषा भी जोड़ी गई है। संथाली जनजाति, संथाली भाषा भी जोड़ी, झारखंड के आसपास। संथाल विद्रोह 1855-56 में, जब अपनी 1857 की क्रांति चल रही थी, उसी समय ये विद्रोह था भाई, संथाल विद्रोह। इसके जो नेता थे सिंधु और कान्हू। ये विद्रोह बहुत जबरदस्त था। इन्होंने बहुत ज्यादा टक्कर दी थी। इस विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। क्या लगाना पड़ा था? मार्शल लॉ। जमींदारों के खिलाफ था भाई। ये किसी खिलाफ था? जमींदारों के खिलाफ। सिख और मैंने बताया उत्तरी भारत के जमींदार आगे थे, और उनके जो मेन जो पता कब पड़ा वो है जब धर्मा होगा ना, जब भयंकर काम होगा। ये उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे, उनके जो वन के रिसोर्स थे उनको कब्जाने लगे जमींदार। तो यहाँ के सिंधु और कान्हू लोकल नेताओं ने, संथाली थे वे, उन्होंने क्या करा? जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जमींदारों का सपोर्ट कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। तो जमींदारों के खिलाफ था ये, मार्शल लॉ तक लगाना पड़ा था। कर दो भाई रब इसको, ठीक है। ये थे पहले चरण के विद्रोह। दूसरे चरण के विद्रोह करो। दूसरे चरण के विद्रोह में भील विद्रोह, 1913 में भील विद्रोह।
1913 में कौन सा विद्रोह भाई? भील विद्रोह। ये राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के भीलों ने किया था। भील विद्रोह राजस्थान में हुआ था, लगान वृद्धि इनसे लेने देने के लिए भील विद्रोह राजस्थान में। ठीक है, फिर आ गया इंपॉर्टेंट मुंडा विद्रोह। इस दूसरे चरण में फेमस है मुंडा विद्रोह। ये बोलो तुम अपने 1860 से लेकर 1920 के बीच में। ठीक है, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हुआ था कि तुम्हारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह में क्या खास बात थी भाई? इनका पहले बात तो नेता पूछते, इनका नेता था बिरसा मुंडो, बिरसा मुंडा। इसको उल्गुगान की उपाधि भी मिल गई, उल्गुहान की उपाधि भी मिली है। किसको? बिरसा मुंडा को। वहां का लोकल उपाधि भाई, स्थानीय राजा। इसको इसके वंशज ठाकुर जी कृष्ण जी का वो मानते थे अवतार। ठीक है, कृष्ण जी का अवतार मानते थे। दूसरी बात क्या था, ये क्यों हुई थी? वहां पर एक परंपरा थी खुटकटी परंपरा। खुटकटी परंपरा का मतलब था कि जो भी जमीन जाएगी ना, वो जमीन किसी का नहीं जाया करती, जमीन पैतृक नहीं थी। जमीन जो है आगे आगे अपने वंशजों को जाया करती और वे आपस में मैरिज कराया करती। अंग्रेजों ने आके खुटकटी प्रथा क्या कर दी? बंद कर दी। जमीन का खरीदना बेचना चालू कर दिया, ये खरीदी बेची नहीं जाया करती। तो खुटकटी जो प्रथा थी, उनके प्रथा के अंदर इंटरफेयर कर लिया। तो यहां पर बिरसा वाले जो है, बिरसा मुंडा ने लोग संगठित करे, कह दिया पीले वस्त्र पहनो और पीले वस्त्र पहन करके लड़ जाओ, सीधे सौर तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह खुटकटी प्रथा के खिलाफ हुआ था। ठीक है, खुटकटी प्रथा में किसने इंटरफेयर करा था? अंग्रेजा ने। जमीन की खरीद फरोख्त, मान लिया एक आधा ट्राइब्स में भी हो है, वो एक आधा एजेंट बना लिया, तो की जमीन बेचवा दे, इसकी ले दे। तो उनके पैतृक जो उनका रिलीजन था, उनके ऊपर क्या कराया? कुठारघात कराया। तो बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ। कौन सा? ये भील विद्रोह। बात समझ आई नहीं आई? अब बात करता हूं मैं तृतीय चरण के विद्रोह। तृतीय चरण के विद्रोह में है रंपा विद्रोह। रंपा अब 1920 में गांधी जी एंट्री आ जाएंगी। ये ऐसे योग आंदोलन के दौरान हुआ था रंपा विद्रोह। 1920 में रंपा विद्रोह ऐसे योग आंदोलन के दौरान, तृतीय चरण, आंध्र प्रदेश में। इसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। तो पेपर में 2-3 क्वेश्चन है, किस प्रकार का विद्रोह? मैंने तुम्हें अलग अलग बता दिए ना। वो बोलोगे कृषक विद्रोह, तो कृषक वे अन्य जन आंदोलन बोलोगे। क्या बोलोगे? जन आंदोलन। और ये क्या है? जनजातीय आंदोलन। ये क्या है? जन, क्योंकि ट्राइब्स करे ना ये। तो रंपा ट्राइब्स थी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। किसने कराया? अलूरी सीताराम राजू ने। ऐसे योग आंदोलन में खूब इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। जनता को यह बताया था कि तुम है ना मूल रूप से अब अलग ट्राइब नहीं रह सकते, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आम जनता के साथ आना पड़ेगा। और जिस टाइम पर हमारा देश आजाद होगा, तुम्हारे लिए अलग से क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा। जैसे संविधान में आज प्रोविजन दे रखी, किसके लिए? एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए दे रखे है ना, वो सिस्टम था बच्चों। एक हुआ था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसके लीडर थे बलराम ताना भगत। बलराम ताना भगत, ठीक है, जतराम ताना भगत, बलराम ताना भगत, जतराम ताना भगत, इसके लीडर थे भाई ताना भगत आंदोलन के। ये भी 1920-24 के राउंड हुआ था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन इसी दौरान हुआ था। ठीक है, एक होया था चेंचू। चेंचू नामक ट्राइब कहां पर है? चेंचू नामक ट्राइब भी कड़ा है बच्चों, आंध्र प्रदेश में। ये ट्राइब्स के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई। ताना भगत ट्राइब कड़े है आंध्र प्रदेश में, चेंचू ट्राइब कड़े है आंध्र प्रदेश। क्योंकि आंध्र प्रदेश में अकेला नहीं होया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनका सारा रीजन होया करता। इसके लीडर थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। अब आ गया इंपोर्टेंट लास्ट विद्रोह, नागा विद्रोह। लास्ट विद्रोह इंपोर्टेंट, नागा विद्रोह। ये नागालैंड में हुआ था। नागालैंड में हुआ था। इसके जो लीडर थे रोंगमई जोदनांग। रोंगमई जोदनांग, रोंगमई जोदनांग। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या करा? बढ़ चढ़कर क्या लिया भाई? भाग लिया, बहुत जबरदस्त भाग लिया।
फिर सोनिया आंदोलन थी, बहुत आंदोलन फेमस। बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस समय क्या होगी भाई, इस रोगमयी जोधना की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो मृत्यु होने के बाद तो आंदोलन नुरे जाना चाहिए, परंतु नहीं, इसकी लड़की थी गोडिनेल्लू। गोडिनेल्लू मात्र 17 साल की लड़की थी गोडिनेल्लू। उस गोडिनेल्लू ने इस आंदोलन को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो इतना आगे बढ़ाया, इससे भी आंदोलन को प्रॉपर रूपरेखा रखी, प्रॉपर सिस्टम रखा। तो बाद में जाकर जवाहरलाल नेहरू ने, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने इसको किसकी उपाधि दी, रानी की, रानी गोडिनेल्लू, रानी गोडिनेल्लू। और आजादी के बाद इनकी मांगों को भी माना गया और आजादी के बाद प्रॉपर सिस्टम में इनके लिए काम किया गया। यहाँ पे जो ये प्रथा थी, इस प्रथा का नाम था इरका प्रथा। इरका प्रथा, जिस पंथ के लिए चलते थे ना, इरका प्रथा पंथ, जिनके अंडर इन्होंने काम किया, इरका प्रथा पंथ। ठीक है भाई। सविनय विज्ञान आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। किसका, रानी गोडिनेल्लू। तो ये मैंने आंदोलन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बात तो सुन लो भाई, ठीक है, छोटी सी वीडियो और आएगी, अब 2-3 मिनट की। उसमें भाई मैं एक व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, वो चलो वीडियो बना दें, उसमें बता देंगे आपको। उसमें सारे बच्चों को क्या करना है, सारे बच्चों को अपना उस व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाना है। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना, ताकि उनकी लोकेशन भेज देंगे। और लोकेशन भेजने के बाद जितने बच्चे ऐड हो जाएंगे उतने के हिसाब से हम यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेंगे, खाने का भी, रहने का भी। ठीक है, उतने बच्चों का अरेंजमेंट हिसाब कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अब एक वीडियो बना रख भाई पहले बार के लिए।